वेलकम बैक टू ए के अकेडमी क्लास। ए के अकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज से आप सबके बीच लेके आया हूं हिंदी की प्रैक्टिस सेशन की क्लास, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 जो कि मार्च लास्ट तक या मार्च में स्टार्टिंग में ही आपकी परीक्षा होनी है बीपीएससी की, और एस्टेट की भी परीक्षा इसके ही जस्ट 1-2 महीने इधर उधर होनी है। तो मैं आपके बीच हिंदी की क्लासेस लेके आया हूँ। यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेशन की क्लास है, और यदि आपका विषय हिंदी है, ग्रेजुएशन में विषय हिंदी रहा है या फिर नहीं भी रहा है, फिर भी 30 नंबर में से 15 से 17 नंबर आपके ये हिंदी के रहते हैं हिंदी विषय से। तो यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे अगली वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए। और चलिए देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल क्या है। हमारे क्लास का जो पहला सवाल है आपके सामने है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। पौष्टिक, प्राकृतिक, दयालु या फिर काला। जल्दी से बताएंगे। सवाल है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विशेषण है या नहीं है, उससे पहले यह जानना ज़रूरी होगा कि विशेषण कहते किसको हैं। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि विशेषण किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा समय मैं आपको दूं ताकि आप लोग सोच सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा प्रकृति। प्रकृति विशेषण नहीं है, ठीक है। प्रकृति विशेषण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। मतलब कि गलत जवाब है और यही गलत ही पूछा था, इसलिए ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जबकि प्रकृति जो है ये विशेषण नहीं है। विशेषण मतलब जो किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाए, ठीक है। तो प्रकृति यहाँ पे कोई भी विशेषता नहीं बता रही। जबकि पौष्टिक ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। पौष्टिक जैसे कि कोई चीज़ स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट ये भी विशेषण में आ जाएगा। और पौष्टिक का मतलब इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद दयालु मतलब दया के भाव को दिखाने वाला, ठीक है। यदि दया रहता तो वो यहाँ पे विशेषण नहीं होता, किंतु दयालु है तो ये भी विशेषण ही होगा। और काला, ठीक है, काला भी विशेषण ही, जैसे कि ये कलम काला है या फिर ये पुस्तक काली है, ठीक है। तो ये भी विशेषण ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि कौन विशेषण नहीं है, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत जवाब है और ये गलत ही पूछा था, इसीलिए ये सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। सोहन, हरियाली, नदियाँ, लखनऊ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्लास में लगातार बने रहना चाहते हैं तो क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगली वीडियो की सूचना आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंच सके। और ये है AK एकेडमी क्लास, जहां की डेली आपको और कोई विषय नहीं पर हिंदी विषय के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हिंदी से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है उसमें ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगला जो सवाल है पूछा गया है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सवाल का जो सही जवाब होगा जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा हरियाली, ठीक है। सवाल पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहली बात कि संज्ञा के कितने भेद हैं, क्या आप बता सकते हैं। यदि बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे पहले शायद मैंने संज्ञा पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल आपको मैं बोला हूँ कि व्याकरण आपका कंप्लीट करवाऊँगा, तो वो होगा। पीछे आप 2-3 सेशन हो चुके हैं, तब तक आप उसे देखिए। मैं और कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। उसके बाद हम क्लासेस थोड़ा और बेहतर करेंगे उस क्लास को, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो हरियाली, मैंने बताया कि हरियाली भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसमें भाव दिखता है, मतलब हरियाली, खुशहाली, ठीक है, बदिहाली, ये सब क्या है, ये भाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा। अब जैसे नदियाँ हैं, तो नदियाँ मतलब नदियों के बारे में है कि नदियाँ, यहाँ पे भाववाचक नहीं दिख रहा। लखनऊ फिर नाम है ये, ठीक है, लखनऊ राजधानी है, किसकी है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलिए, और सोहन भी फिर नाम ही। इस प्रकार से हमारा सवाल होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। गंगोरमी, इसका सही विच्छेद क्या होगा। गंगोरमी जो है ये, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताएंगे। गंगाधन उर्मी या गंगा उर्मी, या फिर ऑप्शन नंबर बी गंगा उर्मी, या फिर ऑप्शन नंबर डी
गंगा ऊर्मी। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग यदि ध्यान से देखें तो बड़ी यू छोटी यू ऐसा करके थोड़ा सा अंतर है, तो इसको ध्यान से करेंगे और यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती करें। ठीक है, आपको बताना है कि गंगोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, फिलहाल इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा गया था गंगोर्मी का संधि विच्छेद, तो गंगा धन ऊर्मी, और ये ऊर्मी में बड़ा ऊ लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही जवाब होगा, गंगा धन ऊर्मी, और ऊर्मी में ये बड़ा वाला ऊ। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। साहस ने पचरासी साहब ने पचरासी को बुलाया। इस वाक्य में पचरासी चपरासी है, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ। तो साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। कर्म, संबंध, संप्रदान या फिर करण। जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है, कारक आपको बताना है। यदि आप बता सकते हैं तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि कारक के कितने भेद हैं। ठीक है, और इस सवाल का तो सही जवाब आपको करना ही है कि कारक, साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम बात करते हैं सही जवाब होगा वो कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है यह सर्वनाम से विशेषण शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा। यह जो है ये शब्द है, और इस शब्द से क्या विशेषण शब्द बनेगा, मतलब कौन सा विशेषण शब्द बनने वाला है ये आपको बताना है। यही, ऐसा, इसका या उसका। जल्दी से बताएंगे यह सर्वनाम से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा जो है ये हमारा सही जवाब होगा। यह सर्वनाम से जो विशेषण बनने वाला है, विशेषण शब्द, वो होगा ऐसा। ठीक है, और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। गीला, पुराना, पतला या भला। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे। सवाल आपसे पूछा गया है इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है। काल बोधक मतलब जो समय को बताता हो। ठीक है, काल मतलब समय, जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को निर्देशित करता हो, ये वैसा शब्द आपको बताना है। इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है, तो विशेषण वैसा बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा पुराना। ठीक है, ये पुराना जो है ये भूतकाल को बताता है। ठीक है, मतलब बीते हुए समय को बताने का काम करता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो पुराना यहाँ पे सही जवाब होगा, और कालबोधक को बताने का काम करता है। ठीक है, गीला, पतला, भाला ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। आपको बताना है अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे। और इससे पहले हम जो क्लास आपके बीच लेके आ रहे थे हिंदी बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि आप यदि उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास को ज़रूर देखिए, और वहाँ पे आपको जो व्याकरण से संबंधित जो भी आपके अंदर मन में कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे वो आप सब आपका क्लियर होने वाला है। तो एक बार उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और जो कि आपके बीपीएससी या फिर किसी भी एस्टेट में भी यदि आपका विषय हिंदी है ग्रेजुएशन में और आपने हिंदी विषय से ही बीएड किया है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए वो सारे वीडियोस जो मैंने अभी हाल ही में आपके बीच लाया है। ठीक है, और ये भी क्लासेस। तो आपको इस सवाल का जवाब बताना था कि अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, यह इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सर्वनाम सबसे पहले यह है कि सर्वनाम क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। चलिए ये सारे थोड़ा सा व्याकरण हम जल्द ही आपके बीच लेके आएंगे,
ताकि सवाल का सही सही जवाब आप सटीक तरीके से दे पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा निजवाचक, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम जो मतलब निजता को दिखाता हो, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, चाय में कुछ पड़ा है। इस वाक्य में कुछ क्या है, जल्दी से बताएंगे। विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या फिर सर्वनाम। बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चाय में कुछ पड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सर्वनाम, ठीक है। अंग्रेजी में इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कुछ क्या है, तो ये जो कुछ उपयोग में लाया गया है वो संज्ञा की जगह, मतलब संज्ञा के लिए लाया गया है, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सवाल का जवाब जो होगा डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चाय में कुछ पड़ गया है और कुछ किस लिए उपयोग किया गया, तो चाय के लिए उपयोग किया गया, और ये एक सर्वनाम है कुछ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सभापत्नी, सभाध्यक्षी, सभानेत्री या फिर आदरणीय, आदरणीया। जल्द से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होने वाला है वो है सभानेत्री, ठीक है। सभानेत्री हमारा सही जवाब होगा। सभापति जो कि पुरुष वाचक सर्व, पुरुष मतलब लिंग, क्या कहें, पुल्लिंग है, और यहाँ पे सभानेत्री स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो सभापति का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सभानेत्री, ध्यान में रखेंगे क्या होगा, सभानेत्री, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। वीरता, सोना, समाजशास्त्र या फिर गिरोह। जल्द से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सोना। सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसको पिघलाने से सोना मतलब द्रव के रूप में आ सकता है, लेकिन वीरता क्या द्रव के रूप में आ सकता है, नहीं, ये एक भाववाचक संज्ञा है। समाजशास्त्र क्या है, ये एक विषय के अंतर्गत आ सकता है। गिरोह क्या है, ये एक समूह है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोधी या क्रोध। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सही शब्द है यह होना चाहिए था। कौन सा सही शब्द है यह इसमें होना चाहिए था। तो इस सवाल का सही जवाब, सवाल है आपसे कौन सा शब्द सही है या शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा, जल्द से बताएंगे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा क्रोध, ठीक है। यानी कि ये पी हटा दीजिए, पी नहीं होगा तो क्रोध होगा, ठीक है। क्रोध हमारा सही जवाब होगा, क्रोध। ओके, तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द होगा, तो क्रोध होगा शुद्ध शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, अध्यादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्द से बताएंगे, और ये आपके एस्टेट हो या फिर बीपीएससी 3.0 हो या 4 हो, ठीक है। 3.0 या फिर 3.4 दोनों में आपके पूछे जाएंगे, तो इसको ज़रूर इसको याद कर लेंगे कि अध्यादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद होगा अध्यादेश का वो होगा अधिधन आदेश, अधिधन आदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अधिधन आदेश अध्यादेश। ओके, तो इस प्रकार से बी हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने, नाविक का सही संधि विच्छेद बताएं। नाविक का सही संधि विच्छेद। फ्रेंड्स यहाँ इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आता हूँ, तो आपको ये मिस नहीं करना है। और यहाँ पे ये वैसे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर या तो एस्टेट में पूछे गए हैं या फिर बीपीएससी 3.2 में 2.0 में पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर 2.1 में पूछे गए हैं। तो इसको मिस ना करें सेशन को, और एक बार इस सेशन को ज़रूर अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ठीक है। तो नाविक का जो सही संधि विच्छेद होगा, जल्द से बताएंगे कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा, नौ धन एक नाविक, नौ धन एक नाविक हमारा सही संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स नौ धन एक नाविक, ऑप्शन नंबर सी, नौ धन एक नाविक, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, या फिर भाषा परिवर्तनशील है, या फिर क्या है,
दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा भाषा अर्जित संपत्ति है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, हाँ ये सही बात है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही ही है। दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, हाँ ये मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों को दोनों ऑप्शन से, यानी फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है थर्ड। तो इसलिए हम थर्ड पे चलेंगे कि दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है। मतलब एक भाषा यदि आप सिखा रहे हैं, अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, तो उसको यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो बात अंग्रेज़ी का, तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यदि समझा देते हैं तो बच्चा फिर अंग्रेज़ी में उसका अर्थ समझ जाता है, ठीक है। तो ये परस्पर बोधगम्यता होती है दो भाषाओं में। तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, यह आपको बताना है। कन्नौजी, बघेली, मैथिली या मेतावी। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा बघेली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बी हमारा सही जवाब होगा। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, और मैंने पिछली बार जो हुआ बीपीएससी, वो उसमें मैं भी अपीयर हुआ था, और वहाँ पे ये पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से एक सवाल तो आया ही था। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, और यहाँ पे इसको याद रख लेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत बार करवाया भी है। आप जाके जब वो सेशन देखेंगे तो आपको वो मतलब डिटेल बताया है मैंने, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन आप ज़रूर देखिए जो मैंने करवा रखा है, और साथ ही इस क्लास को भी ज्वाइन, जो आगे आने वाली वीडियो है उसको भी ज्वाइन आप ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, तो बघेली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है, पहले, तीसरे, दूसरे या फिर चौथे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्द से बताएंगे। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है, सवाल आपसे पूछा गया है। तो हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा तीसरे स्थान पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा, यानी कि बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। तीसरे स्थान पे है हिंदी। विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी तीसरे स्थान पे माना जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। जल्द से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम चलेंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ चलेंगे। सी तो बिहार है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड ऑप्शन यानी कि गुजरात। गुजरात की जो भाषा है वो है राजभाषा, वो गुजराती है, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ। 1500, 1000, 1200 या फिर 1800 ईस्वी। जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही जवाब जल्द से करेंगे। चलिए इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा 1000 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड या फिर ऑप्शन नंबर बी आप कह लीजिए। ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, हम सवाल के जवाब देखेंगे कि सही जवाब क्या होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी, यानी कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभ हुआ वो 1000 ईस्वी से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब होगा। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। रोमन, ब्राह्मणी, देवनागरी या फिर फारसी। जल्द से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी, और ब्राह्मणी लिपि की बात करें तो ये है संस्कृत की जो लिपि है ना, वो संस्कृत की जो लिपि है वो क्या है, तो ब्राह्मणी लिपि है। और ये रोमन जो है ये इंग्लिश की लिपि है। इंग्लिश जो भाषा है ये रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि जो जो देवनागरी लिपि यानी कि जो हिंदी है, हिंदी किस लिपि से निकली है, तो वो ब्राह्मणी लिपि से ही हिंदी का विकास हुआ है, ऐसा मानने मतलब आपको याद रखना है। और साथ ही ब्राह्मणी लिपि से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। और हिंदी भाषा
जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसका जो उद्भव हुआ है वो ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है, जो कि संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की एक तरह से जननी मानी जाती है, यानी कि सबसे पहली जो भाषा प्रकाश में आई वो संस्कृत, और संस्कृत से ही फिर हिंदी बनी, और हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। यदि आपसे कहे पंजाबी तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, हिंदी बोलने